14 मार्च 2025 की बात है। रात का वक्त था। मुंबई की सड़कों पर चहल पहल था। लेकिन मुंबई की कालाचौकी पुलिस स्टेशन में उस रात एक अलग ही हलचल थी। एक अधेड़ उम्र का शख्स, जिसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी था, स्टेशन के काउंटर पर खड़ा था। उसका नाम था अनिल जैन। अनिल की आंखों में डर और उम्मीद था। वह अपनी बहन वीणा जैन की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने आया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी, जैसे वह कई रातों से सोया न हो। वो पुलिस वालों से बोलता है, साहब, मैं अपनी बहन से 3 महीने से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैंने फोन किया, मैसेज भेजे, उनके घर गया, लेकिन हर बार उनकी बेटी रिम्पल मुझे टाल देती है। अनिल ने अपनी बात शुरू की। उसने बताया कि वीणा, जो 55 साल की थीं, अपनी 23 से 24 साल की बेटी रिम्पल के साथ लालबाग के पेरू कंपाउंड में इब्राहिम कासिम बिल्डिंग में रहती थीं। यह बिल्डिंग कालाचौकी पुलिस स्टेशन की सीमा में आती है। अनिल का कहना था कि वह और उनका परिवार वीणा से नियमित रूप से मिलते थे, लेकिन पिछले 3 महीनों से कुछ अजीब हो रहा था। हर बार जब मैं वीणा से मिलने जाता हूँ, रिम्पल कहती है कि माँ घर पर नहीं है। कभी कहती है कि वो वॉक पर गई हैं, कभी कहती है कि वो सो रही हैं। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाया। मुझे डर लग रहा है, साहब। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अनिल की आवाज में एक गहरी बेचैनी थी। वह बार बार अपने माथे पर पसीना पोंछ रहा था, जैसे कोई अनहोनी का अंदेशा उसे सता रहा हो। पुलिस इंस्पेक्टर, जो उस रात ड्यूटी पर था, उसने अनिल की बात ध्यान से सुनी। उसने पूछा, आपने उनकी बेटी से ठीक से बात की क्या, या वो कुछ छिपा रही है? आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ क्या? अनिल ने सिर हिलाते हुए कहा, रिम्पल हर बार मुझे दरवाजे पर ही रोक देती है। घर के अंदर नहीं आने देती। कहती है कि माँ बाद में मिलेंगी। लेकिन 3 महीने हो गए, साहब। इतना समय तो नहीं लगता किसी से मिलने में। पुलिस वाले को यह बात अजीब लगी। एक बेटी अपनी माँ और मामा के बीच ऐसी दीवार क्यों खड़ी कर रही थी? यह सवाल उनके दिमाग में बार बार कौंध रहा था। इंस्पेक्टर ने अपने सहयोगियों को बुलाया और तय किया कि इस मामले की तह तक जाना होगा। रात गहरी हो रही थी, लेकिन यह शिकायत इतनी गंभीर थी कि देरी करना ठीक नहीं था। पुलिस ने तुरंत एक टीम तैयार की और पेरू कंपाउंड की ओर रवाना हो गई। रात के 10:30 बज चुके थे। पेरू कंपाउंड की सड़कों पर लोगों का आना जाना कम हो गया था। इब्राहिम कासिम बिल्डिंग, एक पुरानी लेकिन मजबूत इमारत, इस इलाके की भीड़भाड़ के बीच है। इसके आसपास छोटी छोटी दुकानें, रेहड़ी, पटरी वाले और पुराने घरों की कतार है। लेकिन उस रात इस बिल्डिंग का एक फ्लैट पुलिस की नजरों में था। फ्लैट नंबर 304, जहां वीणा जैन और उनकी बेटी रिम्पल रहती थीं। पुलिस की टीम, जिसमें कुछ पुरुष और महिला पुलिसकर्मी शामिल थे, उन्होंने फ्लैट के दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने रिम्पल खड़ी थी। 23 से 24 साल की यह लड़की, जिसके चेहरे पर न तो डर था न घबराहट, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। उसने पुलिस को देखा और बिना किसी भाव के पूछा, क्या काम है? हमें आपकी माँ वीणा जैन से मिलना है, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। रिम्पल ने एक पल के लिए नजरें झुकाईं, फिर जवाब दिया, वो घर पर नहीं हैं। पुलिस ने उसकी बात को गौर से सुना, लेकिन रात के 10:30 बजे यह जवाब विश्वसनीय नहीं लगा। इतनी रात को वो कहाँ जा सकती हैं? हमें अभी उनसे मिलना है, इंस्पेक्टर ने दबाव बनाया। रिम्पल ने फिर टालमटोल शुरू की। वो सो रही हैं, अभी बात नहीं कर सकती। आप कल सुबह आ जाइए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस की शंकाओं को और गहरा कर दिया। जैसे ही रिम्पल ने दरवाजा खोला, एक तेज, सड़न भरी बदबू पुलिस वालों के नाक में महसूस हुई। यह बदबू ऐसी थी जो किसी सड़ते हुए जानवर या इंसान की लाश से आती है। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर एक ही सवाल था, यह क्या है? यह बदबू कहाँ से आ रही है? पुलिस का शक अब यकीन में बदल रहा था। रिम्पल के गोलमोल जवाब, उसका टालमटोल भरा रवैया, और अब यह सडन बदबू, सब कुछ एक भयानक तस्वीर बना रहा था।
इंस्पेक्टर ने रिम्पल से कहा, हमें घर की तलाशी लेनी है। आप सहयोग करें। रिम्पल ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन पुलिस की गंभीरता देखकर उसने विरोध नहीं किया। कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने रिम्पल को काबू में रखा ताकि वह भागने या कुछ छिपाने की कोशिश न कर सके। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी शुरू की। यह एक छोटा सा फ्लैट था, 2 कमरे, एक छोटा सा हॉल और एक रसोई। लेकिन हर कदम पर वह बदबू और तेज होती जा रही थी। पुलिस की नजरें हर कोने को छान रही थीं। तभी एक पुलिसकर्मी की नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी के पास इतनी तेज बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और एक पुलिसकर्मी ने अलमारी का दरवाजा खोला। जो दृश्य सामने आया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। अलमारी के अंदर एक बड़े प्लास्टिक बैग में एक इंसान का सिर और धड़ रखा था। पूरी तरीके से सड़ चुके थे, कीड़े लग गए थे। वह दृश्य इतना भयावह था कि अनुभवी पुलिसकर्मी भी सहम गए। ये क्या है? इंस्पेक्टर की आवाज में एक अजीब सी कापन थी। उन्होंने रिम्पल की ओर देखा और सख्ती से पूछा, ये किसकी लाश है? ये सिर और धड़ किसके हैं? रिम्पल का चेहरा अब भी शांत था। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। आपने ही निकाला, आप बताइए। उसका जवाब इतना ठंडा और बेपरवाह था कि पुलिसकर्मियों का गुस्सा भड़क उठा। तुम्हें नहीं पता? ये तुम्हारे घर में है और तुम्हें नहीं पता? एक महिला पुलिसकर्मी ने चिल्लाकर पूछा। लेकिन रिम्पल ने फिर वही गोलमोल जवाब दोहराया, जैसे वह अपने होश में ही न हो। पुलिस ने तलाशी जारी रखी। सिर और धड़ तो मिल गए थे, लेकिन हाथ पैर गायब थे। पुलिस की नजरें अब और तेज हो गई थीं। तभी रसोई के कोने में रखा एक स्टील का ड्रम नजर आया। ऐसा ड्रम जिसमें लोग पानी या अनाज रखते हैं। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और ड्रम का ढक्कन खोला गया। अंदर का मंजर और भी भयानक था। प्लास्टिक के पैकेट में कटे हुए हाथ और पैर रखे थे, उतने ही सड़े हुए, उतने ही कीड़ों से भरे। यह खोज इतनी चौंकाने वाली थी कि पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। लेकिन खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पेरू कंपाउंड के लोग जो रात में अपने घरों में थे, बाहर निकल आए। इब्राहिम कासिम बिल्डिंग के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग फुसफुसा रहे थे, क्या लाश टुकड़ों में? उस फ्लैट में कुछ लोग दहशत में थे, कुछ हैरान। लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, एक बेटी अपनी मां की लाश के साथ, टुकड़ों में बंटी लाश के साथ, 3 महीने तक उसी घर में कैसे रह सकती है? पुलिस ने रिम्पल को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ शुरू हुई, लेकिन रिम्पल के जवाब अब भी वही थे, गोलमोल, बेपरवाह। मुझे नहीं पता। आपने निकाला, आप बताइए। उसकी आवाज में न पछतावा था, न डर। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है। क्या वह मानसिक रूप से ठीक नहीं थी या फिर यह कोई सोची समझी साजिश थी? लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर पहचानना मुश्किल था। लेकिन पुलिस को यह पुष्टि करनी थी कि यह वीणा जैन की लाश है या नहीं। इसके लिए अनिल और जैन परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया गया। यह एक ऐसा पल था जिसे कोई भी परिवार कभी नहीं देखना चाहता। अनिल, उसका बेटा और कुछ अन्य रिश्तेदार फ्लैट में पहुंचे। पुलिस ने उन्हें लाश दिखाई। वह दृश्य इतना भयावह था कि अनिल की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से लाश को देखा और सिसकते हुए कहा, हाँ, ये वीणा ही लगती है। यह पल सिर्फ अनिल के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए दर्दनाक था जो वहां मौजूद था। एक बहन जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा था, अब टुकड़ों में सड़ चुकी हालत में उसके सामने थी। अनिल का बेटा जो अपनी बुआ से मिलने उस रात गया था, फूट फूट कर रोने लगा। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया ताकि शिनाख्त की अंतिम पुष्टि हो सके। रिम्पल को अब पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ का दौर शुरू हुआ। पुलिस ने हर कोण से सवाल किए। तुम्हारी मां की लाश तुम्हारे घर में थी, टुकड़ों में। तुम्हें नहीं पता? तुमने कुछ क्यों नहीं बताया? तुमने अपने मामा को क्यों टाला? लेकिन रिम्पल के जवाब हर बार एक जैसे थे, मुझे नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। उसका रवैया देखकर पुलिस हैरान थी।
क्या यह लड़की सचमुच अपने होश में नहीं थी या फिर वह इतनी चालाक थी कि अपनी साजिश को छिपा रही थी? पुलिस की तफ्तीश अब गहरी हो रही थी। सीन ऑफ क्राइम को देखकर यह साफ था कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। लाश को टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक में पैक करके अलमारी और ड्रम में छिपाना, यह सब एक सोची समझी योजना की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस को यकीन था कि रिम्पल इस कांड की चाबी थी। लेकिन सवाल यह था कि मकसद क्या था? अगर यह हत्या थी तो क्यों? और अगर यह प्राकृतिक मौत थी तो लाश के टुकड़े क्यों किए गए? और सबसे बड़ा सवाल, एक बेटी अपनी मां की लाश के साथ उसी घर में 3 महीने तक कैसे रह सकती है? जैन परिवार की कहानी भी इस रहस्य का एक हिस्सा थी। अनिल और वीणा भाई बहन थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वीणा की शादी कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उनके पति की मृत्यु के बाद वह अपनी बेटी रिम्पल के साथ अकेली रहने लगी थीं। रिम्पल, जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, अपनी मां के साथ ही रहती थी। अनिल और उसका परिवार नियमित रूप से वीणा से मिलने जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में रिम्पल का व्यवहार बदलने लगा था। वह अपने मामा और अन्य रिश्तेदारों से दूरी बनाने लगी थी। अनिल ने पुलिस को बताया कि रिम्पल पहले बहुत हंसमुख और मिलनसार थी, लेकिन हाल के वर्षों में वह चुप रहने लगी थी। वह वीणा को अकेले कहीं ले जाना पसंद नहीं करती थी और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने से भी कतराती थी। यह बदलाव अनिल को अखरता था, लेकिन उसने इसे रिम्पल की उम्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब 3 महीने पहले वीणा से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया तो अनिल की चिंता बढ़ने लगी। उसने कई बार फोन किया, लेकिन वीणा का फोन बंद था। उसने रिम्पल से बात की, लेकिन हर बार उसे बहाना मिला। आखिरकार उसने अपने बेटे को वीणा से मिलने भेजा। उस रात मंगलवार 14 मार्च को जब अनिल का बेटा फ्लैट पर पहुंचा और रिम्पल ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया, तो अनिल का धैर्य टूट गया। उसने तुरंत कालाचौकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। लेकिन सवाल यही था कि कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? कोई अपनी मां की लाश के साथ, टुकड़ों में बंटी लाश के साथ उसी घर में कैसे रह सकता है? मुंबई पुलिस अब इस मामले को हर कोण से खंगाल रही थी। रिम्पल से पूछताछ जारी थी, लेकिन उसके जवाब अब भी अस्पष्ट थे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया ताकि लाश की सही शिनाख्त और मौत का कारण पता चल सके। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह संकेत मिला कि लाश कई महीने पुरानी थी, जो अनिल की शिकायत से मेल खाता था। लेकिन मौत का कारण हत्या या प्राकृतिक अभी स्पष्ट नहीं था। डीएनए टेस्ट के नतीजे आने में समय लगना था। पुलिस ने फ्लैट की और गहन तलाशी ली। उन्हें कुछ और सुराग मिले, खून के धब्बे जो साफ करने की कोशिश की गई थी, और कुछ तेज धार वाले औजार जो संभवतः लाश को काटने में इस्तेमाल हुए थे। लेकिन रिम्पल अब भी चुप थी। उसने न हत्या की बात मानी, न यह बताया कि लाश टुकड़ों में क्यों थी। पुलिस को यह भी शक था कि शायद रिम्पल को कोई मानसिक समस्या हो। लेकिन अगर ऐसा था तो उसने परिवार को क्यों नहीं बताया? और अगर यह साजिश थी तो मकसद क्या था? पुलिस ने जैन परिवार से और पूछताछ की ताकि इस रहस्य की जड़ तक पहुंचा जा सके। अनिल ने बताया कि वीणा के पास कुछ संपत्ति थी, वह फ्लैट, कुछ बैंक डिपॉजिट और थोड़ी सी जायदाद। क्या रिम्पल का इस संपत्ति से कोई लेना देना था, या फिर मां बेटी के बीच कोई ऐसी कड़वाहट थी जिसे परिवार ने नजरअंदाज कर दिया था? पुलिस ने रिम्पल के दोस्तों, पड़ोसियों और कॉलेज के लोगों से भी बात की, लेकिन किसी को कुछ खास नहीं पता था। रिम्पल एक अंतर्मुखी लड़की थी जो ज्यादा लोगों से नहीं मिलती थी। पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से फ्लैट से अजीब सी बदबू आ रही थी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ने सोचा कि शायद कूड़ा जमा हो गया होगा। लेकिन अब जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान था। एक शहर की शहर लालबाग, जो गणपति उत्सव की खुशियों के लिए जाना जाता है, अब इस भयावह घटना की वजह से चर्चा में था। स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल रही थी। लोग सवाल कर रहे थे, क्या हम अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते? क्या हमारे आसपास ऐसी साजिशें चल रही हैं और हमें पता ही नहीं?
यह घटना सिर्फ जैन परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सवाल बन गई थी। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले की गहराई में जा रही है। रिम्पल हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन सवाल अब भी वही हैं, क्या वीणा की हत्या हुई? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो उनकी लाश के टुकड़े क्यों किए गए? रिम्पल ने यह राज 3 महीने तक क्यों छुपाया? क्या वह मानसिक रूप से बीमार थी या यह एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा इस पर तो हम बताएंगे। यह घटना लालबाग की उन गलियों में एक ऐसी दहशत छोड़ गई है जो लंबे समय तक लोगों के ज़हन में रहेगी। कभी भी रिश्तों में सच्चाई छुपाकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ न करें। एक झूठ, एक धोखा सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ सकता है। रिश्ते भरोसे से बनते हैं और भरोसा टूटे तो सब कुछ टूट जाता है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, ताकि ऐसे हादसे फिर न हों।